नमस्कार बच्चों। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे जिसमें हमने बात कर ली थी कि बहुलक क्या होता है, संश्लेषित रेशे कौन कौन से होते हैं। संश्लेषित रेशों में हमने बात करी थी कि रेयान होता है, नायलॉन होता है और पॉलिएस्टर होता है। उसके बाद हमने बात करी थी कि इसे एक्रेलिक भी कहा जाता है। आज हम संश्लेषित रेशों के गुणों की बात करेंगे। देखिए, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। देखिए, अद्वितीय मानी कि अद्भुत गुण। जैसे कि बारिश का दिन है, आपने संश्लेषित रेशों वाले कपड़े या छाता आपने यूज किया तो छाता बहुत ही हल्का होगा। पहली बात, अगर आपने संश्लेषित रेशों से निर्मित कपड़े पहन रखे हैं तो बारिश में वो तुरंत भीगेंगे, लेकिन सूख भी तुरंत जाएंगे। वो तुरंत सूख जाएंगे, पानी को कम सोखेंगे, तुरंत सूख जाएंगे। ठीक है, यह कुछ गुण हैं जिनकी वजह से ये संश्लेषित रेशों से निर्मित जो परिधान है वो लोकप्रिय है, मतलब सबसे ज़्यादा चलन में। देखिए, ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक है। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं देखिए। देखो, इस क्रियाकलाप में आपसे कहा गया है कि एक प्रकार के 2 कपड़ों के टुकड़े लीजिए और प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हुआ होना चाहिए। इन टुकड़ों के चयन हेतु आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। फिर देखिए, टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हुआ हो। 5 मिनट बाद कपड़ों के टुकड़ों को पात्र से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। देखिए, आपको क्या करना है, आधा आधा मीटर के 2 कपड़े लेना है। एक तो आपको लेना है प्राकृतिक रेशों से निर्मित, दूसरा लेना है संश्लेषित रेशों से निर्मित। फिर आपको उन्हें क्या करना है, समान मात्रा पानी की लेनी है, यानी कि 2 बर्तन ले लो जिनमें समान मात्रा में पानी लो। आयतन समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आधा आधा लीटर पानी ले लिया और दोनों को अलग अलग उस पानी के अंदर उन दोनों कपड़ों को भिगो दो। उसके बाद आप उनको बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद में आप उन पात्रों में पानी का आयतन चेक कीजिए कि किस पात्र में आयतन कम है और किस पात्र में आयतन ज़्यादा है। बच्चों, आप देखोगे कि जो संश्लेषित रेशे वाला जो पात्र था जिसमें आपने संश्लेषित रेशे वाले कपड़े को डुबोया था, उसके अंदर पानी का आयतन ज़्यादा होगा, जबकि जिसके अंदर प्राकृतिक रेशों से निर्मित कपड़ा आपने डुबोया उसके अंदर पानी की मात्रा कम होगी, क्योंकि प्राकृतिक रेशे पानी को ज़्यादा सोखते हैं जबकि संश्लेषित रेशे पानी को कम सोखते हैं। उसके बाद जब आप उनको धूप में फैला दोगे तो संश्लेषित रेशे वाला कपड़ा तुरंत सूख जाएगा, जबकि प्राकृतिक रेशों वाला कपड़ा सूखने में टाइम लगाएगा। देखिए, आगे बात करते हैं हम। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? ये क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बताता है? तो इस क्रियाकलाप से आपको पता चल जाएगा कि संश्लेषित रेशों से निर्मित कपड़े तुरंत सूख जाते हैं, हल्के होते हैं, पानी को कम सोखते हैं। इन सब बातों का पता आपको इस एक्टिविटी से चल जाएगा। देखिए, अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिर स्थायित्व, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। मतलब आपको मालूम करना है कि ये जो संश्लेषित रेशों से निर्मित कपड़े होते हैं इनका स्थायित्व क्या है, यानी लंबे समय तक चलते हैं या कम समय तक चलते हैं, इनका मूल्य क्या है, महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं, इनका रखरखाव आसान है या दुर्लभ है। तो ये आप आसानी से जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो संश्लेषित रेशों से निर्मित कपड़े होते हैं उनका रखरखाव आसान होता है, उनका मूल्य भी कम होता है और ये चिर स्थायी होते हैं, यानी कि लंबे समय तक चलते हैं। देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट जो संश्लेषित पदार्थ हमारे पास आता है वो आता है प्लास्टिक। देखिए, प्लास्टिक आप लोग अच्छे से जानते हो प्लास्टिक क्या चीज़ है। प्लास्टिक ने एक विकल्प के रूप में हमारे सामने उभर कर आई है। प्लास्टिक कैसे आई है उसकी चर्चा करते हैं अपन। देखिए, आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं को और उनके उपयोग को एक सूची में सूचीबद्ध कर लीजिए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक है, ये ध्यान रखना आप।
प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, कुछ में ये रेखीय होती है तो कुछ में ये तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती है। देखिए रेखीय में होती है कि मतलब जैसे इस तरीके से आपको बताया गया कि एक के बाद एक इकाई रैखिक रूप से जुड़ी हुई हो तो इसको रेखीय बहुलक कहते हैं। और क्रॉसबद्ध में क्या होता है कि रैखिक इकाइयों से क्रॉस के रूप में दूसरी जो लेयर है वो जुड़ी हुई हो तो ये कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये मजबूत होती है। त्रियकबद्ध जो बहुलक होता है वो मजबूत होता है रैखिक की अपेक्षा। देखिए प्लास्टिक की वस्तुएं सभी आकारों और साइजों में उपलब्ध है, जैसा कि आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है। एक बार प्लास्टिक से कोई सामान आपने बना लिया तो उसे आप दोबारा से गला करके पुनः दूसरा सामान उससे बनाया जा सकता है, मनचाहे आकार में उसे ढाल सकते हैं। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है अथवा इसके तार भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकारों के उपयोग हैं। जैसे नीचे आपको कुछ डायग्राम्स से दिखाया गया है, जैसे कि ये चेयर देखिए प्लास्टिक की है, बाल्टी प्लास्टिक का कप। आजकल जो मोटर बाइक्स आती है उनमें भी प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं, जहाँ पर लोहे और स्टील के जो सामान लगाए जाते थे, लोहे की जगह लोहे को रिप्लेस करके आजकल प्लास्टिक के सामान ज़्यादा लगाए जाने लगे हैं, जिससे बाइक्स वगैरह क्या हो गई, हल्की हो गई है। देखिए पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों के बनाने में काम में आता है। जो मार्केट में जो कैरी बैग्स मिलती है, जो प्लास्टिक की थैलियाँ हमें मिलती है जिनमें आप सामान पैक करके लाते हो, वो क्या है, पॉलीथीन अर्थात एथीन का बहुलक है। किसका है? एथीन का बहुलक। हमने बात करी थी कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। और एथीन का मतलब एथीन के अणु। बहुत सारे एथीन के अणु अगर आपस में जुड़ जाएं तो वो एक बहुलक का निर्माण करते हैं, जिसे पॉलीथीन कहते हैं, जिसको हम प्लास्टिक की थैली के रूप में यूज करते हैं। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? आप लोग अच्छे से जानते हो कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं ऐसी है जो सरलता से मोड़ी जा सकती है और कुछ सरलता से मोड़ी नहीं जा सकती। तो इस आधार पर हम प्लास्टिक को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है ताप दृढ़ प्लास्टिक और एक होता है ताप सुनम्य प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? प्लास्टिक की बोतल में कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर गर्म पानी या गर्म दूध वगैरह कुछ भी आप डाल देते हो तो उसकी साइज़ ख़राब हो जाती है, विकृत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं, इसे अंडरलाइन कर लेना आप। पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे जो पाइप्स वगैरह बनते हैं ना प्लास्टिक के, वो पीवीसी के बनाए जाते हैं। तो पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। दो उदाहरण है इसके, देखिए बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ये बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम में आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। ये आग का प्रतिरोधक है। मेलामाइन किसका प्रतिरोधक है? आग का। मतलब आग से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आग से जल्दी से पिघलता नहीं है, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। ये फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है। ये जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं ना, इनके जो परिधान होते हैं, इनके जो कपड़े होते हैं, उनके ऊपर मेलामाइन की कोटिंग होती है, जिससे आग का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता। और ये जनरली देखते हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर, इमारतों वगैरह में जब आग लगती है तो ये आसानी से उस आग के अंदर कूद जाते हैं और वहाँ से लोगों को बचाकर निकाल लाते हैं।
इनके जो कपड़े होते हैं वो विशेष प्रकार के डिजाइन से निर्मित होते हैं, विशेष प्रकार के मटेरियल से निर्मित होते हैं, जिसके ऊपर किसकी परत चढ़ी हुई होती है, मेलामाइन की परत चढ़ी हुई होती है। क्योंकि मेलामाइन क्या होता है, मेलामाइन ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है, पहली बात। दूसरी बात, ये दूसरा जो इसका जो गुण है वो है आग के प्रति प्रतिरोधक होता है। ठीक है, आगे देखिए चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। देखिए चित्र में कुछ आपको आइटम्स दिखाए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लेट है, ये आपकी स्विच है, इसी तरीके से रसोई के अंदर काम में आने वाले कुछ बर्तन हैं, ये एक डिब्बा दिखाया गया है, ये जो वायर हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं जिसको हम डोरी बोलते हैं सामान्य भाषा में, फिटिंग वगैरह के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में काम में लेते हैं, बिजली में, तो उसके अंदर वायर होता है, उसके ऊपर रबड़ की कोटिंग की जाती है, वो भी एक क्या होती है, प्लास्टिक होती है। तो देखिए आगे बात करते हैं अपन विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। पहले ही बता चुका मैं कि एक विकल्प के रूप में उभर कर प्लास्टिक आया है। जब हम लोहे की चीज़ें काम में लेते थे या लोहे के सामान को काम में लेते थे, वो महंगे पड़ते थे। आजकल उसके स्थान पर प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की चीज़ें हम काम में लेने लग गए हैं। पहले जैसे मान लीजिए लोहे की बाल्टी काम में लेते थे, महंगी पड़ती थी, जंग से ख़राब हो जाती थी, जल्दी ख़राब हो जाती थी। उसके स्थान पे प्लास्टिक की बाल्टी काम में लेने लग गए। हल्की होती है, सस्ती होती है और इजी गोइंग होती है, इजीली हमें मिल जाती है, ख़राब भी नहीं होती है। टूट जाती है उसको आप बेच देते हो, कबाड़ी उसको ले जाता है, वापस से उसको गला करके फिर से उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है। पहले कांच के गिलास काम में लिए जाते हैं दूध चाय पीने के लिए, आजकल डिस्पोजेबल प्लास्टिक के गिलास आते हैं, यूज एंड थ्रो होते हैं, पीते हो फेंक देते हो। पानी की बोतल आप लोगों ने देखी होगी, जगह जगह जो है प्लास्टिक की बोतलों के अंदर पानी पैक करके बेचा जाता है। दूध की थैली भी प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली में पैक होकर दूध आता है। अचार के डब्बे ले लो, सूखे मेवे ले लो, कुछ भी ले लो, XYZ आजकल पॉलीथीन में ही पैक होकर आने लगी। दवाइयाँ तक आपकी प्लास्टिक के रैपर्स में आती है, प्लास्टिक की बोतल्स में आती है। तो एक विकल्प के रूप में उभर कर प्लास्टिक हमारे सामने आया। देखिए आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। आप अपनी किचन में ही जाइए, किचन के अंदर स्टील के डिब्बों की अपेक्षा प्लास्टिक के डिब्बे आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सस्ते होते हैं और हल्के होते हैं, आसान होता है उनका उपयोग। टूट भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सस्ते पड़ते हैं, फिर से खरीद लेते हो आप, उनकी रिसाइकलिंग हो जाती है। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की ये सूची असीमित है। यदि हमें चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुओं आदि को गिनना प्रारंभ करें, आइए अब हम प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करते हैं। तो देखिए अगर हम एक टेबल बनाएं, एक सूची बनाएं कि हम कौन कौन से सामान ऐसे हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं और जिनको हम यूज करते हैं। तो बच्चों सुबह जब आप उठते हो, मुंह धोते हो और उसके बाद ब्रश करते हो, वहाँ से लेकर शाम तक आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को काउंट करो, आप देखोगे कि मैक्सिमम आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम प्लास्टिक के यूज करते हैं। ठीक है, उसका कारण प्लास्टिक एक चिरस्थायी होता है, दूसरी बात सस्ता होता है, हल्का होता है, उपयोग इसका आसान होता है, आसानी से हमें मिल जाता है, और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि सस्ता होता है, सुलभ होता है, हर आदमी की पहुंच में है। एक तो आप लोहे की या स्टील की कोई चीज़ खरीदो और वही चीज़ आप प्लास्टिक की खरीदो, सस्ती पड़ेगी और अच्छी भी है, टूट गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरी परचेज कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, सस्ता पड़ता है। इसलिए प्लास्टिक एक विकल्प के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। दूसरा, प्लास्टिक के काफ़ी सारे गुण भी हैं, उन गुणों की विवेचना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद बच्चों।